नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल कलयुग की क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की स्टोरी लेके आया हूं जिसने एक समय पूरे देश को हिला के रख दिया था। तो बात करते हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जिसमें एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक, जिसका नाम सामने आया था, जिस पर शक की सुई घूमी थी और जिसने उस इंडस्ट्री के शेयर्स को बिल्कुल डाउन कर दिया था, उस समय पर एकदम ख़त्म ही कर दिया था। तो ये जो मर्डर मिस्ट्री है, इसकी शुरुआत होती है 21 सितंबर 2007 से। लेकिन इस तारीख पे आने से पहले, उससे पहले के घटनाक्रम को हमें समझना पड़ेगा। आप लोगों ने लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा। देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज लक्स कोजी के नाम से इनके ब्रांड्स आते हैं और भी कई ब्रांड्स हैं। उस समय पर लक्स साबुन के नाम से इनका एक ब्रांड मार्केट में धूम मचाए हुए था। उस इंडस्ट्री के मालिक का नाम था अशोक तोड़े। उसकी एक बेटी थी 21 साल की, प्रियंका तोड़े, जो कि अभी पढ़ाई कर ही रही थी। वो ग्राफिक्स का कोर्स करना चाहती थी, जिसके लिए उसके फादर ने एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर को हायर किया। उस ट्यूशन टीचर का नाम था रिजवान उर रहमान। रिजवान उर रहमान प्रियंका तोड़े को उसके घर पे आके ग्राफिक्स की कोचिंग दिया करता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती के साथ साथ और थोड़ा वक्त बीता, दोनों में प्यार हो गया। उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। चूंकि धार्मिक असमानताएं थी तो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। उन्होंने चोरी चुपके 18 अगस्त 2007 को शादी कर ली। क्योंकि रिजवान उर रहमान बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था और प्रियंका तोड़े, जिसके आगे पीछे नौकर चाकरों की फौज रहती थी। इनमें धार्मिक असमानताएं तो थी ही, एक हिंदू एक मुस्लिम। साथ ही इनके लिविंग स्टैंडर्ड में भी बहुत असमानताएं थी। एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की और एक बहुत ही गरीब घर का लड़का। अब दोनों ने शादी कर ली, साथ रहने लगे। ये बात घर वालों को रास नहीं आई। अशोक तोड़े ये चाहता था कि उसकी बेटी रिजवान उर रहमान को छोड़कर आ जाए और उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दे। लेकिन प्रियंका तोड़े ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। शादी के थोड़े दिन के बाद प्रियंका के परिवार परिवार वाले रिश्तेदार उसके घर जाते हैं, जहाँ भी वो रह रही थी, स्लम में या जिस भी एक छोटे से घर में वो रह रही थी, वहाँ जाते हैं। उसको समझाते हैं कि तुम अपने घर वापस आ जाओ, इस रिजवान और रहमान से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो। लेकिन प्रियंका नहीं मानती। उसको बहुत समझाया जाता है, हर तरीके से उस पर प्रेशर डाला जाता है, लेकिन नहीं मानती। अशोक तोड़े और उसके घर वाले एक खेल खेलते हैं। प्रियंका के घर प्रियंका तोड़े के घर उसके परिवार के लोग फिर से जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी अशोक तोड़े की तबीयत बहुत खराब है, वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा सुनते ही प्रियंका तोड़े तैयार हो जाती है फटाफट और निकल लेती है अपने परिवार के साथ, अपने पिताजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाकर उसे पता चलता है, वहाँ उसे बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है, वो घर चले गए। वो फिर अपने घर अपने पिताजी से मिलने जाती है। वहाँ जाके देखती है कि उसके पिताजी तो ठीक ठाक है। अब उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है कि उसको ऐसा झूठ इसलिए बोला गया ताकि वो रिजवान के घर से एक बार यहाँ आ जाए और उसको वहाँ पर घर में एक तरह से समझ लो कैद कर लिया जाता है। उसके कुछ ही दिन बाद 21 सितंबर 2007, अब आप
पूरा घटनाक्रम समझिए। 18 अगस्त 2007 को रिजवान की और प्रियंका की शादी होती है। बीच में 1 महीने के डिफरेंस में ये सारा सब कुछ घटनाक्रम चलता है, और शादी के लगभग 1 महीने 3 दिन बाद 21 सितंबर 2007 को रिजवान उर रहमान की लाश एक रेलवे ट्रैक पर कोलकाता में पड़ी हुई मिलती है। तो पुलिस द्वारा यह बताया जाता है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन रिजवान की मां इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। रिजवान की मां बार बार अपने बेटे की हत्या की आशंका जताती है, क्योंकि मामला 2 अलग अलग धर्म का था और सोसाइटी के अमीर वर्ग और गरीब वर्ग का था, तो मामला तूल पकड़ लेता है, मीडिया की सुर्खियां बन जाता है, समाचार चैनलों की सुर्खियां बन जाता है, पूरे देश में हंगामा हो जाता है। जब हंगामा हो जाता है तो सरकार पर प्रेशर बनता है, तो ये केस पुलिस से शिफ्ट करके सीबीआई को दे दिया जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहां के पुलिस कमिश्नर का भी तबादला कर दिया जाता है, और भी कई आला अधिकारी थे जिन पर गाज गिरती है। सीबीआई जब मामले की जांच को आगे बढ़ाती है तो एक गवाह सामने आता है, जो कि रेलवे का एक कर्मचारी था, रेलवे फोर्स का एक कर्मचारी था। उसका नाम था अरिंदम मन्ना, जिसने सबसे पहले रेलवे ट्रैक पे इस लाश को देखा था। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि जब मैंने पहली बार लाश को देखा था तो लाश के दोनों हाथ सीने पर थे। जो कोलकाता पुलिस सुसाइड की थ्योरी लेके चल रही थी, वो थ्योरी पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो उसके दोनों हाथ सीने पर नहीं होता। इस घटनाक्रम के लगभग 1.5 साल बाद, यानी कि 11 फरवरी 2009 को, जो मुख्य गवाह था जिसने सबसे पहले रिजवान उर रहमान की लाश को रेलवे ट्रैक पे देखा था, उसकी लाश भी एक रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई मिलती है, जिसका सर धड़ से अलग था, एक हाथ टूटा हुआ था और जिसकी दाईं आंख निकली हुई थी। कोलकाता पुलिस जांच करती है। कोलकाता पुलिस फिर इसको सुसाइड थ्योरी डिक्लेयर करती है। इस घटनाक्रम पर फिर देश में हंगामा होता है, लेकिन आंख कोई कैसे निकाल सकता है किसी? अगर सुसाइड था तो आंख कैसे निकली बाहर? तो दोस्तों, ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो अनसुलझी है। इसके बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कमेंट्स में अपनी राय दें कि क्या सच में ये सुसाइड्स थे या मर्डर्स थे, क्योंकि कोलकाता पुलिस तो इसको सुसाइड बता रही है, लेकिन वहाँ के लोग, मीडिया उस सुसाइड थ्योरी पे प्रश्न उठा रहे हैं, कहते हैं कि ये हत्या है। सीबीआई के सामने भी ये केस अनसुलझा है। तो अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।